हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम दैनिक भास्कर का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं जिसमें दिया गया है चाइना है चीन का हमें रेयर अर्थ देने का वादा शुभ संकेत। जो रेयर अर्थ होते हैं उनका देने के लिए जो वादा था उसके बारे में बताया गया है। तो भारत यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री द्वारा भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स, खाद और टनल बोरिंग मशीन देने का आश्वासन बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में हमारे लिए बहुत बेहद शुभ समाचार है। चीन ने अमेरिका से टैरिफ को लेकर व्यापारिक असहमति के दौरान जिन देशों को आरईई रेयर अर्थ एलिमेंट देने पर रोक लगाई, चीन ने अमेरिका से टैरिफ को लेकर के व्यापारिक असहमति के दौरान जिन देशों को आरआरई देने पर रोक लगाई उनमें अमेरिका के अलावा भारत भी था। जहां अमेरिका के तमाम उद्योगों पर इसका असर पड़ रहा है, वहीं भारत में भी ईवी उत्पादन प्रभावित होने लगा। भारत के रूस और चीन के साथ बढ़ते नए समीकरण को लेकर अमेरिका भी नाराज है। ट्रंप के भरोसेमंदों में से प्रमुख और व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार ने एक लेख में भारत पर नया आरोप लगाते हुए कहा कि अगर भारत को ट्रेड शर्तों में रियायत चाहिए तो उसे यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह व्यवहार करना होगा। भारत को रूसी तेल का वैश्विक क्लियरिंग हाउस बताते हुए उन्होंने भारत के हाल में रूस और चीन की ओर बढ़ते हुए झुकाव पर भी ऐतराज़ किया है। सलाहकार भूल रहे हैं कि रूस से क्रूड खरीदना और रिफाइनरी में संशोधित कर उपयोग या निर्यात करना भारत एक ज़माने से कर रहा है। 3 साल से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल प्राइस कैंप लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने हमेशा चाहा कि भारत रूसी क्रूड को साफ करके यूरोप और अन्य देशों को बेचे ताकि पेट्रोलियम के दाम स्थिर रहें। अमेरिका ने यही ऐतराज़ चीन या यूरोप से नहीं किया, जो स्वयं रूसी तेल खरीदते रहे हैं। अगला दैनिक जागरण के लिए चीन के आश्वासन। यह राहतकारी है कि भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दुर्लभ धातुओं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट या मैग्नेट की आपूर्ति बहाल करने और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी मशीनों का निर्यात करने के साथ उर्वरकों की बिक्री शुरू करने का आश्वासन दिया है। चीन ने कुछ ही समय पहले भारत को उर्वरक भेजने के साथ ही रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति बंद कर दी थी। इसके अतिरिक्त भारी मशीनरी का निर्यात सीमित कर दिया था। यह किसी नेक इरादे से नहीं किया गया था, यह मानने के अच्छे भले कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति और अन्य मामलों में तीखे तेवरों को देखते हुए चीन ने भारत से संबंध सुधारने की जरूरत महसूस की है। स्पष्ट है कि भारत चीनी विदेश मंत्री के आश्वासन पर बहुत उत्साहित नहीं हो सकता, क्योंकि यह बात तब बनती दिखेगी जब इन आश्वासनों पर अमल होगा। अपने कहे से मुकरने वाले चीन यह समझने को तैयार नहीं है कि वह और भारत मिलकर पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के साथ आर्थिक सहयोग को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस सहयोग का लाभ भारत के साथ उसे भी मिलेगा। दोनों देशों की हजारों साल पुरातन संस्कृति है और दोनों के संबंध सदियों पुराने हैं। होना यह चाहिए कि दोनों देश मिलकर अपनी और विश्व की समस्या का समाधान करें। चीन भारत के साथ चलने की नीति का हामी नहीं दिखाता है, इसके बजाय वह भारत की प्रगति में अड़ंगा लगाते हैं और उसके हितों के खिलाफ काम करते दिखता है। वह यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों के प्रति संवेदनशील रहे, पर स्वयं ऐसा नहीं करता है। इसका उदाहरण अरुणाचल कश्मीर पर उसका बेजा बयानबाजी। चीनी नेतृत्व ने अपने यहाँ की क्रांति के बाद तो भारत से मैत्री भाव दिखाया, लेकिन फिर उसने भारत विरोधी रवैया अपना लिया। इसी का परिणाम था 1962 का युद्ध। भारत डोकलाम विवाद, गलवान की घटना को भी नहीं भूल सकते अपन। बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत से संबंध सुधारने को तैयार चीन के विदेश मंत्री वांग यी
ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलकर भले ही सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति जताई हो, लेकिन यह कहना कठिन है कि इस सहमति के अनुरूप कुछ ठोस होगा। वह ध्यान रही कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24 दौर की वार्ता के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। यह सही है कि आज भारत को भी चीन के सहयोग की आवश्यकता है। संभवतः इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने चीन जा रहे हैं। लेकिन अच्छा होगा कि इस पर विचार किया जाएगा कि हम दुर्लभ धातुओं, उर्वरकों, भारी मशीनों आदि के लिए चीन पर क्यों निर्भर हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए यह निर्भरता ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का एडिटोरियल है, संपादकीय है, चुनाव पर न हो कटुता। भारत में मतदाता सूची संबंधी विवाद तल्खी का बढ़ते जाना दुखद और चिंताजनक है। दुख इसलिए है कि यह संवैधानिक संस्था की गरिमा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और चिंताजनक इसलिए कि विवाद समाधान की ओर बढ़ाने के बजाय नई समस्याओं की ओर बढ़ रहा है। चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो वहाँ जमीनी स्तर पर मतदाताओं के अधिकार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतदाताओं के अधिकार के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। जब बिहार में आनन फानन में मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, तभी आशंका जताई जा रही थी कि नए मतदाता जुड़ते तो विवाद होता है, और जब 65 लाख के करीब मतदाता सूची से प्राथमिक रूप से हटाए गए, तब भी नाराजगी है। अफसोस है कि पुनरीक्षण का शुद्ध चुनावी काम राजनीतिक मुद्दा बन गया है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेता पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने पुनरीक्षण का विरोध शुरू कर दिया है। पुनरीक्षण जैसी अच्छी प्रक्रियाएं विवादों में पड़ गई हैं, तो यह चुनाव आयोग की ओर से तैयारी का अभाव है। हालांकि मतदाता सूची संबंधी जो शिकायतें सामने आई हैं, वे नई बात नहीं है। अपने देश में BLO ज़्यादातर सरकारी शिक्षक होते हैं, और BLA राजनीतिक कार्यकर्ता जो कार्यस्तर हैं, उसके प्रति बहुत संतोष नहीं जताया जा सकता है। कुछ काम प्रशिक्षण के अभाव में बिगड़ते हैं, तो कुछ काम लापरवाही या उदासीनता हावी हो जाती है उसमें। ऐसे में BLO और BLA दोनों ही कमियों का ठीकरा चुनाव आयोग पर फूटता है। भारत जैसे देश में वैसे भी चुनाव कराना आसान नहीं है। यहाँ कोई भी पहचान पत्र पुख्ता नहीं है। सबकी कमियों के दृष्टांत समय समय पर आते रहते हैं। जाहिर है पहचान पत्र बनाने वाली एजेंसियों में कमी है, और यह कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। डिजिटल दौर में राशन कार्ड का मामला हो या BPL कार्ड का, पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी की गारंटी लेना किसी भारतीय संवैधानिक संस्था के लिए बहुत मुश्किल है। अब यह सवाल उठता है कि क्या हमारी संवैधानिक संस्थाओं की कमी या मजबूरी को हमारी राजनीतिक पार्टियां समझती हैं? क्या कमियों को सुधारने के बजाय उनका लाभ उठाने का इरादा ज़्यादा हावी है? यहाँ यह बात छिपी नहीं है कि अपने देश में अनेक चुनावी सुधार न्यायालयों के हस्तक्षेप से भी संभव हुए हैं। हमारी प्रचलित राजनीतिक परंपरा में सुधार की राजनीतिक मंशा बेहद कमजोर है। सुधार की उपेक्षा का ही फल है चुनाव को लेकर फैली कटुता। इसकी किसे परवाह है कि मतदाता सूची विवाद के आरोप की वजह से दुनिया में भारतीय लोकतंत्र कितना मखौल उड़ रहा है? क्या कोई ऐसी बड़ी सियासी पार्टी है जो अभी संपूर्ण चुनाव सुधार का वादा कर रही हो? आज जब सत्ता पक्ष को भी शिकायत है और विपक्ष को भी, तब क्या हम पूरे देश में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए तैयार हैं? बेशक चुनाव आयोग को इस दिशा में कदम उठाने ही चाहिए। कुछ वक्त भले लग जाए, पर मतदाता सूची 16 आना सही होनी चाहिए। यह काम बहुत बड़ा है। शायद इसे मुमकिन बनाने के लिए देश को लगातार TN सेशन जैसे 2-3 तेज तर्रार मुख्य चुनाव आयुक्तों की जरूरत पड़ेगी। बीजिंग की मंशा पर अब भी शंका। श्रीकांत कोंडापल्ली, प्रोफेसर, चाइना स्टडीज, JNU। गलवान संघर्ष के बाद पहली बार नई दिल्ली पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के दौर को यदि एक पंक्ति में परिभाषित करें तो यह
कहना उचित होगा कि वह ठंडे पड़े द्विपक्षीय संबंधों में गर्माहट लाने के लिए आर्थिक रिश्ते की वकालत करते रहे हैं, मगर सीमा पर तनाव कम करने को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं दिया। मगर भारत पहले सीमा पर शांति और स्थिरता का हिमायती है। इसका संकेत साफ है। इसका संकेत साफ है कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ जल्दी पिघलने वाली नहीं है। वांग ई मूलतः 3 वजहों से भारत आए थे। एक, भारत चीन की विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की वार्ता में उन्हें शिरकत करनी थी और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। उनकी राय थी कि दोनों देशों को आपसी बातचीत जारी रखनी चाहिए, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इससे सहमत नहीं थे। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक 3 बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना मुश्किल है। 3 बातें हैं: परस्पर सम्मान, संवेदनशीलता, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना। वांग ई के दौर का दूसरा मकसद उन मुद्दों पर सहमति बनाने का था जिसे इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के बाद साझा बयान में शामिल किया जाएगा। आमतौर पर हर एक बड़े आयोजन से पहले यह होता है कि मेजबान देश का विदेश मंत्री भागीदार देशों में जाकर पहले ही उन मुद्दों पर आम राय बनाने का प्रयास करता है जिन पर बैठक में चर्चा होनी है। तो 2 दिवसीय यह सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं। यह 7 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का चीन दौरा होगा। चीन विदेश मंत्री के दिल्ली आने की तीसरी वजह अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक साझा रुख अपनाने के लिए भारत को तैयार करना था। यह माना जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे निपटने के लिए तमाम देशों को एकजुट होना चाहिए। ऐसा प्रयास किया भी गया था और चीन, यूरोपीय संघ और भारत जैसी अर्थव्यवस्था ने हाथ मिलाने की कोशिश भी की थी। किन्हें? चीन, यूरोपीय संघ और भारत जैसी अर्थव्यवस्था। लेकिन यह कवायद परवान नहीं चढ़ सकी। बहरहाल अपनी मंशा में चीन के विदेश मंत्री कुछ हद तक ही सफल हो सके। बेशक बीजिंग चाहता है कि अब दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिरता पर नए सिरे से जोर दिया जाए, लेकिन भारत के लिए सबसे अहम मसला सीमा सुरक्षा है। 2020 की गलवान घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई, जिसका नुकसान चीन को हुआ। रही बात अमेरिकी टैरिफ की, उसमें साझा रुख अपनाना मुश्किल है क्योंकि अमेरिका अलग अलग देशों से अलग अलग दरों पर मोल तोल कर रहा है। यह मसला ब्रिक्स भी है। चीन और भारत दोनों इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस संगठन पर अमेरिका की टेढ़ी नज़र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि यह संगठन डॉलराइजेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की हैसियत कम करने की दिशा में ब्रिक्स के देश काम कर रहे हैं। डॉलराइजेशन का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की हैसियत को कम करने की दिशा में ब्रिक्स के देश काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ 100% सीमा शुल्क लगाने का ऐलान भी किया था, मगर ऐसा कहते हुए ट्रंप भूल रहे थे कि भारत ने ऐसी किसी कवायद से इनकार किया है। बेशक कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेन देन रुपए में भी हुए हैं, लेकिन चीन की जो मुद्रा है रेनमिनबी, चीनी मुद्रा युआन का आधिकारिक नाम है रेनमिनबी, का विस्तार चाहता है, जो ब्रिक्स के अन्य देशों को पसंद नहीं है। वैसे भी चीन फिलहाल अमेरिका से टकराने के लिए तैयार नहीं दिखता, क्योंकि दोनों देश व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा ब्रिक्स के इस बारे में बहुत उम्मीद पालना गलत होगा। दरअसल भारत
और चीन के बीच इतने संवेदनशील मुद्दे हैं कि फिलहाल संबंधों की पटरी लौटने की उम्मीद कुछ अधिक आशावादी होना कहलाएगा। दोनों देश सीमा पर तो उलझे हुए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक होड़ और व्यापार असंतुलन भी बड़े मसले हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनकर उभरा है। यह भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों का इलाका है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी अनवरत बढ़ रही है। इस सूरत हाल वहाँ वर्चस्व हासिल करना चीन की मंशा रही है, जिसके खिलाफ भारत लगातार मुखर रहा है। नई दिल्ली इस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था चाहती है जो सबके हितों का पोषण करे। यही कारण है कि ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज़ के रूप में भारत की पहचान बनी है, मगर चीन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसी तरह द्विपक्षीय व्यापार अब भी चीन के पक्ष में झुका हुआ है, जिसे भारत कम करना चाहता है। आंकड़ों की माने तो चीन से भारत का आयात 2024-25 में 113.5 अरब डॉलर था, जबकि निर्यात महज 14.3 अरब डॉलर। द्विपक्षीय व्यापार में भारत को 99.2 अरब डॉलर का घाटा है, जिसे पाटने के लिए भारत प्रयासरत है। स्वदेशी उत्पादों पर जोर नई दिल्ली इस रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि 31 अगस्त की शिखर बैठक में भाग लेने जब नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे तब आपसी संबंधों में कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम ही लगती है। इसकी पहली वजह तो यह है कि सम्मेलन में बहुपक्षीय मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। बेशक दोनों देशों के शासन अध्यक्ष भी आपस में बैठेंगे, लेकिन यह द्विपक्षीय बातचीत कमोबेश 45 मिनट की होगी, जिनमें से आधा वक्त तो अनुवाद सुनने में ही जाया होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरी मुद्दों पर बहुत सार्थक बातचीत शायद ही हो सकेगी। दूसरी बात, चीन संबंधों को पटरी पर लाने के लिए गंभीरता का चोला जरूर ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी मंशा नेक नहीं दिखती। पिछले साल मई में जब इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व केवल बहुध्रुवीय एशिया से ही संभव है, तो चीन यह काफ़ी नागवार गुजरा था। चीन को वह एशिया में एकमात्र ताकत के रूप में स्थापित होना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि भारत और चीन के संबंधों में अभी काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं, जिनको पाट पाना इतना आसान नहीं है। तो इस टाइप से एडिटोरियल समाप्त होते हैं आज दिनांक के 20 अगस्त के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।